नमस्ते। आज हम फिग्मा पर लिखी गई एक किताब के इंट्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं। पर रुकिए, ये किसी सॉफ्टवेयर मैनुअल का बोरिंग डिस्कशन नहीं है। ये असल में एक कहानी है, एक डिज़ाइनर की, एक टूल की और सबसे बढ़कर हमारे काम करने के तरीकों में आए एक बहुत बड़े बदलाव की। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि आखिर लेखक को ये किताब लिखने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। उनकी जो कहानी है वो एक टूल से मतलब घोर निराशा से शुरू होती है और फिर उसे पूरी तरह अपनाने तक जाती है। ये सिर्फ एक इंसान का सफर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में डिजाइन की दुनिया में कितना कुछ बदल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मार्च 2016 से। फिग्मा उस समय बिल्कुल नया था, बीटा में। लेखक ने उसे ट्राई किया और पहली चीज जो उन्हें बहुत अच्छी लगी वो थी कि ये पूरा का पूरा ब्राउजर में चलता था, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ा आइडिया था। बहुत बड़ा, कोई इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं। लेकिन बस वही एक अच्छी बात थी, ऐप बहुत अधूरा था, धीमा था और मतलब बग से भरा हुआ था। उन्होंने मुश्किल से आधा घंटा इस्तेमाल किया होगा और फिर उसे बंद करके भूल गए। और ये जो पहला अनुभव है ना, ये किसी भी नए प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आपका आइडिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर यूजर का फर्स्ट इंप्रेशन खराब है तो उन्हें वापस लाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। फिग्मा की किस्मत अच्छी थी कि बाजार में वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था वो इतनी बड़ी थी कि लोगों ने कुछ साल बाद उसे दूसरा मौका दिया, वरना ज्यादातर प्रोडक्ट्स तो बस खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो लेखक ने फिग्मा को छोड़ दिया, पर अब सीधा आते हैं 2 साल बाद 2018 में। उस वक्त डिजाइन की दुनिया पर स्केच का राज था, सब लोग वही इस्तेमाल कर रहे थे, लेखक भी कर रहे थे। पर अब उन्हें उस सिस्टम में मतलब दरारें दिखने लगी थी। छोटी छोटी परेशानियां बड़ा सिरदर्द बन रही थी। पहली तो थी लाइसेंसिंग। हर एक मैक कंप्यूटर के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। एक मिनट, लाइसेंस की कीमत तो एक बात थी, पर असली सिरदर्द तो शायद कुछ और था। ये कि आपका पूरा वर्कफ्लो मतलब दर्जनों अलग अलग एप्स और प्लगइन्स पर निर्भर था। स्केच अकेला काफी था ही नहीं। हाँ, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आप डिजाइन बनाते स्केच में थे, लेकिन उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको इनविजन या मार्बल जैसे किसी दूसरे टूल पर जाना होता था। अच्छा। फिर उस पर टीम से कमेंट्स लेने के लिए एक और सिस्टम, और फिर डेवलपर्स को डिजाइन हैंड ऑफ करने के लिए ज़ैपलिन जैसा एक तीसरा टूल। बाप रे। ये पूरी की पूरी एक चेन थी, और जैसे ही एक ऐप अपडेट होता या स्केच का नया वर्जन आता, पूरी चेन टूटने का खतरा। बिल्कुल। और टीम के साथ मिलकर काम करना वो तो एक अलग ही जंग थी। लेखक बताते हैं कि उन्हें एक प्रोजेक्ट को छोटी छोटी कई फाइलों में तोड़ना पड़ता था। क्यों? ताकि वो और उनके साथी एक ही समय पर एक फाइल पर काम ना करें और एक दूसरे का काम ओवरराइट ना कर दें। समझ गए। सोचिए कितनी अजीब बात है। या फिर एक डिजाइनर ने कोई प्लगइन इस्तेमाल किया जो दूसरे के पास नहीं है और पूरी फाइल ही करप्ट हो गई। हाँ, ये सब बहुत होता था। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ स्केच की कमी नहीं थी, ये काम करने के पूरे तरीके की सीमाओं को दिखा रहा था। एक ऐसा तरीका जो डेस्कटॉप फर्स्ट था, सिंगल प्लेयर मोड में चलता था। हाँ, हर फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव होती थी। और सिंक करने के लिए ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव, और फाइलों के नाम तो याद ही होंगे, डिजाइन फाइनल, V2 फाइनल, यूज दिस। वो तो है। ये पूरा सिस्टम अब काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि टीमें बदल रही थीं, ज्यादा सहयोगी हो रही थीं, ज्यादा रिमोट हो रही थीं, और उन्हें ऐसे टूल्स चाहिए थे जो वेब फर्स्ट हों, मल्टीप्लेयर हों। फिग्मा इसी खाली जगह को भरने के लिए बना था। तो इन सब परेशानियों से जूझते हुए लेखक ने फिग्मा को दोबारा देखना शुरू किया। पर इस बार उन्होंने सीधे कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठाया। महीनों तक वो उसे बस साइड में इस्तेमाल कर रहे थे, छोटे मोटे कामों के लिए। हाँ, जैसे सोशल मीडिया के लिए कोई ग्राफिक बना लिया या किसी आइडिया का एक रफ मॉकअप बना लिया। और हर बार वो देखते कि अरे ये टूल तो थोड़ा और तेज हो गया है, थोड़ा और स्थिर हो गया है। जो कमियां 1 साल पहले थी वो अब नहीं थी। और ये किसी भी नई तकनीक को अपनाने का सबसे क्लासिक तरीका है ना? आप सीधे गहरे पानी में नहीं कूदते हैं, आप पहले किनारे पर पैर डालकर देखते हैं। ये जो छोटे मोटे कम जोखिम वाले काम थे, इनसे असल में लेखक का फिग्मा पर भरोसा बन रहा था। वो देख रहे थे कि ये अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा, ये पेशेवर काम के लिए तैयार हो रहा है। और इसी बढ़ते भरोसे ने उन्हें वो बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दी। उन्होंने एक दिन फैसला किया, बस अब बहुत हुआ। उन्होंने अपने चल रहे प्रोजेक्ट की दर्जनों स्क्रीन्स वाली सभी स्केच फाइलों को फिग्मा में इंपोर्ट किया
और तय कर लिया कि अब चाहे जो हो, आगे का काम इसी पर होगा। मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? बिल्कुल, अपनी नाव जला दी थी, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। और यही लेखक के सफर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक निराश बीटा टेस्टर से एक समर्पित यूजर बनने का सफर। यह सिर्फ लेखक के माइंडसेट में बदलाव नहीं दिखाता, यह फिग्मा के एक प्रोडक्ट के तौर पर विकास की कहानी भी कहता है। 2016 का वो अधूरा, धीमा प्रोडक्ट अब 2018 तक इतना मजबूत हो चुका था कि कोई उस पर अपना पूरा काम दांव पर लगाने को तैयार था। ये किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। तो जब उन्होंने पूरी तरह से फिग्मा को अपना लिया, अब जरूरत थी उसे ठीक से सीखने की। वो चाहते थे कि कोई छोटी सधी हुई किताब मिल जाए, एक मैनुअल जैसा, जिसे वो कुछ शामों में पढ़कर टूल के हर कोने को समझ सकें। लेकिन उन्हें मिला क्या? या तो कुछ ब्लॉग पोस्ट्स जो सिर्फ बेसिक बातें बताते थे, या फिर घंटों लंबे वीडियो कोर्स। यहीं पर उन्हें एक अच्छे पुराने ढंग के मैनुअल की कमी महसूस हुई और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है। मुझे वो लाइन याद रह गई कि एक अच्छी किताब जो किसी विषय का सारा ज्ञान संक्षेप में एक जगह दे दे, वो महारत का अमृत बन सकती है। कभी कभी आपको बस एक अच्छी सीधी सादी किताब चाहिए होती है। यह सीखने के तरीकों पर एक बहुत दिलचस्प बहस छेड़ता है। देखिए, वीडियो कोर्स किसी चीज को करते हुए दिखाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, आप देखकर सीखते हैं। बिल्कुल, आप किसी को स्क्रीन पर कुछ करते हुए देखते हैं और साथ साथ करते हैं। लेकिन एक अच्छी तरह से लिखी गई किताब या मैनुअल का मकसद अलग होता है। वो आपको किसी विषय की गहरी, एक व्यवस्थित समझ देता है। आप अपनी रफ्तार से पढ़ सकते हैं। हाँ, और किसी भी चैप्टर पर सीधे जा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो एक बेहतरीन रेफरेंस गाइड का काम करता है। जब आप कहीं फंस जाएं, तो जल्दी से पन्ने पलटकर जवाब ढूंढ सकते हैं, जो वीडियो में करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार फोटोशॉप सीखने की कोशिश की थी, तो मैंने भी एक मोटी सी किताब खरीदी थी। YouTube वीडियोस अपनी जगह हैं, पर उस किताब को बगल में रखकर एक एक टूल को समझने का जो अनुभव था, वो कुछ और ही था। बिल्कुल। तो लेखक असल में वो चीज बना रहे थे जिसकी कमी उन्हें खुद महसूस हुई थी। उन्होंने बाजार में एक खाली जगह देखी और उसे भरने का फैसला किया। ये कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स की शुरुआत की कहानी होती है, अपनी खुद की समस्या का समाधान बनाना। तो ये तय हो गया कि किताब लिखी जाएगी, पर अब अगला बड़ा सवाल था कि इस किताब में क्या क्या होगा और क्या नहीं। फिग्मा एक बहुत बड़ा टूल है, अगर सब कुछ डालने की कोशिश करते तो किताब बहुत भारी भरकम हो जाती। इसलिए लेखक ने एक बहुत सोच समझकर फैसला लिया, किताब को छोटा रखना है और सिर्फ डिजाइन प्रक्रिया पर फोकस करना है। उन्होंने जानबूझकर दो बड़ी चीजों को किताब के दायरे से बाहर रखा, प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन। अच्छा। और इसके पीछे जो वजहें थी वो भी काफी दिलचस्प है। पहली, कि ये फीचर्स उतने आम नहीं हैं, मतलब हर डिजाइनर हर प्रोजेक्ट में जटिल एनिमेशन या प्रोटोटाइप नहीं बनाता। सही बात है। दूसरी वजह है, इन कामों के लिए अक्सर बाहरी, ज्यादा शक्तिशाली टूल्स की जरूरत पड़ती है। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, इन चीजों को लिखकर समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, एनिमेशन कैसे काम करता है ये वीडियो में दिखाना ज्यादा आसान है, बजाय इसके बारे में 100 पन्ने लिखने के। हाँ, फोकस बनाए रखने के लिए ये एक स्मार्ट फैसला था। ये किताब के वादे को पूरा करता है। पर अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, तो एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? फिग्मा की असली ताकत, उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही तो है कि वो एक ऑल इन वन टूल है। हाँ, कि आपको अलग अलग ऐप्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, हैंड ऑफ, सब एक जगह। तो प्रोटोटाइपिंग जैसे अहम हिस्से को बाहर रखकर क्या लेखक टूल की सबसे बड़ी खूबी को ही नजरअंदाज नहीं कर रहे थे? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद उनका सोचना ये था कि पहले नींव मजबूत की जाए। अगर आपको डिजाइन टूल ही ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप एडवांस प्रोटोटाइपिंग का क्या करेंगे? सही बात है। एक बार आप बेसिक्स पर महारत हासिल कर लें, फिर आप आगे की चीजें खुद सीख सकते हैं। समझ गए। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। उन्होंने गहराई को चौड़ाई पे तरजीह दी। सब कुछ थोड़ा थोड़ा सिखाने के बजाय उन्होंने एक हिस्से को बहुत अच्छी तरह से सिखाने पर ध्यान दिया। इसे पढ़ने वाले पर बोझ नहीं पड़ता और उसे वाकई महारत हासिल करने का एहसास होता है, जो शायद एक 1000 पन्नों की एवरीथिंग अबाउट फिग्मा किताब से कभी नहीं मिलता। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये इंट्रोडक्शन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मैनुअल का परिचय नहीं है, ये काम करने के तरीकों में आए बदलाव की कहानी है। कैसे हम अकेले डेस्कटॉप पर काम करने से हटकर एक ज्यादा सहयोगी और क्लाउड आधारित दुनिया की तरफ बढ़े हैं। ये नई तकनीक को अपनाने की एक व्यक्तिगत सफर की कहानी है, जिसमें शुरुआती शक से लेकर पूरे भरोसे तक का उतार चढ़ाव है। और ये वीडियो के इस दौर में भी सीखने के एक क्लासिक तरीके, यानी एक अच्छी किताब में विश्वास को भी दर्शाती है।
और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। लेखक बार बार टूल पर महारत हासिल करने की बात करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो डिजाइन हो, कोडिंग हो या खाना बनाना हो, किसी टूल का सिर्फ इस्तेमाल करने और उस पर सच में महारत हासिल करने में क्या अंतर है? महारत का मतलब क्या सिर्फ सारे फीचर्स जानना है, या ये समझना है कि उस टूल के साथ सोचा कैसे जाए और हम कैसे सीखते हैं, चाहे वीडियो से, मैनुअल से या गलतियां कर करके। ये हमारी महारत की राह को कैसे आकार देता है? ये सवाल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से कहीं आगे हमारे सीखने और विशेषज्ञ बनने की पूरी प्रक्रिया पर रोशनी डालता है।